25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का दौर भारतीय इतिहास में आपातकाल के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा समय जिसने लोकतंत्र की नींव को गहराई से झकझोर दिया। उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल घोषित किया। उस समय भारत कई गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा था। देश के आर्थिक हालात कमजोर थे, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी और विपक्षी दल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके थे। इससे पहले 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण और 1970 में प्रिवी पर्स, रियासतों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को समाप्त करने जैसे फैसलों ने भी राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया था। इसके अलावा 1962 का चीन युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और देश में पड़े अकाल ने भी परिस्थितियों को कठिन बना दिया। आपातकाल के दौरान चुनाव स्थगित कर दिए गए, नागरिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई और सरकार को असाधारण शक्तियां मिल गई। कई राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए। ये अवधि आज भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक समय के रूप में देखी जाती है। एक ऐसा अध्याय जो हमें लोकतंत्र की अहमियत और उसकी सुरक्षा की जरूरत को याद दिलाता है। 12 जून 1975 को भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया, जब इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी अनियमितताओं का दोषी ठहराया। अदालत ने उनके 1971 के चुनाव को अमान्य घोषित करते हुए उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद के लिए अयोग्य कर दिया। यह फैसला राजनारायण की याचिका पर सुनाया गया था, जिन्हें रायबरेली चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। यह ऐतिहासिक निर्णय जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने दिया। इसके बाद 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर आंशिक रोक लगाते हुए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की अस्थायी अनुमति दी, लेकिन उनके अधिकार सीमित कर दिए। इसी बीच 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया और इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। बढ़ते राजनीतिक दबाव और अस्थिरता के बीच उसी दिन राष्ट्रपति के आदेश के बाद देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। ये घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक निर्णायक और अत्यंत विवादास्पद अध्याय के रूप में दर्ज है। सितंबर 1976 में आपातकाल के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर एक अत्यंत विवादास्पद अभियान चलाया गया। इस दौरान संजय गांधी के प्रभाव में पुरुष नसबंदी कार्यक्रम को तेजी से लागू किया गया। कई जगहों पर लोगों की इच्छा के विरुद्ध नसबंदी कराए जाने के आरोप लगे, जिससे जनता में भारी असंतोष फैल गया। इस अभियान में रुखसाना सुल्ताना की भूमिका भी चर्चा में रही, खासकर पुरानी दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में, जहां ये अभियान काफी विवादित बना। 18 जनवरी 1977 को फखरुद्दीन अली अहमद ने लोकसभा भंग करने की घोषणा की। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने मार्च में आम चुनाव कराने का ऐलान किया। इस दौरान सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। मार्च 1977 में हुए 6वीं लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक साबित हुए। 23 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हो गया। चुनाव में जनता पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस की सीटें 350 से घटकर 153 रह गई। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों चुनाव हार गए। इसके बाद मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। यह पहली बार था जब केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। नई सरकार ने आपातकाल के दौरान हुए फैसलों की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया। हाल के वर्षों में भी यह दौर चर्चा में रहा है। 12 जुलाई 2024 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी संदर्भ में अगस्त और सितंबर 2024 में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी भी विवादों में रही, जहां सेंसर बोर्ड ने इसकी रिलीज से पहले कई आपत्तियां दर्ज की। 1967 से 1971 के बीच भारतीय राजनीति में
बड़ा बदलाव देखने को मिला जब इंदिरा गांधी ने सरकार, संसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तीनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस दौर में सत्ता का केंद्र पारंपरिक मंत्रिमंडल से हटकर प्रधानमंत्री के सचिवालय में सिमटने लगा, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत हो गई। इंदिरा गांधी ने अपने करीबी सलाहकार पीएन हक्सर पर विशेष भरोसा किया, जो उनकी रणनीतिक सोच के प्रमुख स्तंभ माने जाते थे। हक्सर ने प्रतिबद्ध नौकरशाही, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिसके तहत प्रशासनिक तंत्र से सरकार की विचारधारा के प्रति निष्ठा की अपेक्षा की गई। इसी दौरान इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को धीरे धीरे किनारे कर दिया। इसका परिणाम 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के रूप में सामने आया, जब पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। कांग्रेस ओ, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, और कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और अधिकांश सांसदों ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। लेकिन धीरे धीरे पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र कमजोर होने लगा। कांग्रेस आर में नेताओं को यह समझ आने लगा कि उनका राजनीतिक भविष्य इंदिरा गांधी और उनके परिवार के प्रति वफादारी पर निर्भर है, जिसके कारण चाटुकारिता की संस्कृति बढ़ने लगी। आने वाले वर्षों में इंदिरा गांधी का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वे राज्यों में भी अपने विश्वस्त नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में सक्षम हो गई, भले ही वे सीधे तौर पर विधायक दल द्वारा चुने न गए हों। यह दौर भारतीय राजनीति में सत्ता के केंद्रीकरण और नेतृत्व की बढ़ती पकड़ का महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार को जनता के बीच जबरदस्त समर्थन और करिश्माई छवि का लाभ मिला। इसकी एक बड़ी वजह उनके द्वारा लिए गए साहसिक और अचानक फैसले थे। जुलाई 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सितंबर 1970 में प्रिवी पर्स, राजभत्तों का समाप्त करना ऐसे कदम थे जिन्हें अध्यादेश के जरिए लागू किया गया और जिसने उनके विरोधियों, खासकर कांग्रेस ओ और सिंडिकेट आ को बड़ा झटका दिया। इन फैसलों के बाद इंदिरा गांधी की छवि एक गरीब समर्थक और समाजवादी सोच वाली नेता के रूप में उभरी। उन्हें देश के गरीबों, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का व्यापक समर्थन मिला। बहुत से लोगों के लिए वह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि इंदिरा अम्मा बन गई थी, एक ऐसी शख्सियत जिस पर उन्हें भरोसा था। 1971 के आम चुनावों में उनका नारा गरीबी हटाओ बेहद लोकप्रिय हुआ और इसी के दम पर उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की, 518 में से 352 सीटें जीतकर। इस जीत ने कांग्रेस आर को देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक शक्ति बना दिया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इस जीत को कांग्रेस आर की असली पहचान स्थापित करने वाला क्षण बताया। दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल की और बांग्लादेश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। इस विजय के बाद उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उनके जीवनीकार इंदर मल्होत्रा ने उन्हें भारत की साम्राज्ञी तक कहा। हालांकि जहां एक और जनता का एक बड़ा वर्ग उन्हें देवी दुर्गा के समान मानने लगा, वहीं विपक्षी नेताओं ने उन पर तानाशाही प्रवृत्ति और व्यक्तित्व पूजा, पर्सनैलिटी कल्ट को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए। यह दौर उनके अभूतपूर्व उदय और बढ़ती राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बन गया। 1975 की तपती गर्मियों में भारतीय राजनीति में अचानक उथल-पुथल मच गई। इसकी शुरुआत उस ऐतिहासिक फैसले से हुई जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं का दोषी ठहराते हुए 6 वर्षों तक किसी भी पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया। बढ़ते राजनीतिक संकट और विरोध के माहौल के बीच 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया।
आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा कि जब से उन्होंने आम जनता, खासकर गरीबों और महिलाओं के हित में प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से उनके खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। आपातकाल लागू होते ही मिसा के तहत बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। इस दौरान कई प्रमुख नेताओं को जेल भेज दिया गया, जिनमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नाम शामिल थे। इस तरह आपातकाल की घोषणा ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया और भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद दौर की शुरुआत हुई। यह मामला 1971 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा था, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी राजनारायण को हराया था। लेकिन चुनाव के लगभग 4 साल बाद राजनारायण ने इस परिणाम को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उनका आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया। सुनवाई के बाद अदालत ने इन आरोपों को सही माना और उनके चुनाव को अमान्य करार दिया। हालांकि इस फैसले के बावजूद इंदिरा गांधी अपने रुख पर कायम रहीं और पद छोड़ने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी उनका समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि उनका नेतृत्व पार्टी के लिए अनिवार्य है। आपातकाल के दौरान कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी रोक लगा दी गई थी। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। सरकार का मानना था कि ये संगठन विपक्षी आंदोलनों से जुड़ा हुआ है और इसके व्यापक संगठनात्मक नेटवर्क के कारण ये सरकार विरोधी प्रदर्शनों को बढ़ावा दे सकता है। इसके बाद पुलिस कार्रवाई तेज हो गई और हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रतिबंध के विरोध में संगठन ने कानूनी और जनांदोलन दोनों रास्तों से संघर्ष किया। बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह के माध्यम से मौलिक अधिकारों की बहाली और प्रतिबंध हटाने की मांग की। इसी समय देश में अन्य राजनीतिक विरोध भी उभरने लगे। सिख समुदाय की ओर से भी आपातकाल के खिलाफ आवाज उठी। सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। अमृतसर में सिख नेतृत्व की बैठकें हुई, जहां सरकार की नीतियों को तानाशाही प्रवृत्ति बताया गया। इसके बाद अकाली दल ने देश में पहला संगठित जन विरोध शुरू किया, जिसे लोकतंत्र की रक्षा का अभियान कहा गया। यह आंदोलन 9 जुलाई को अमृतसर से शुरू हुआ और आपातकाल के खिलाफ शुरुआती बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। आपातकाल लागू करने के लगभग 2 साल बाद विरोध की लहर तेज होती देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गई। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों की जांच के लिए शाह आयोग गठित की गई। हालांकि नई सरकार 2 साल ही टिक पाई और अंदरूनी अंतर्विरोधों के कारण 1979 में सरकार गिर गई। उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया, जो जनसंघ के भी सदस्य थे। इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन चली सिर्फ 5 महीने। उनके नाम कभी संसद नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज हो गया।